तो लगता है वहां से बात कर रहा हूँ। जब मैं इंग्लिश में बात करता हूँ तो लगता है मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। उर्दू में बात करता हूँ तो लगता है अपनी मासी से बात कर रहा हूँ। और जब संस्कृत में बात करता हूँ तो लगता है मैं नानी से बात कर रहा हूँ। सभी भाषाएं सुंदर है और नानी, संस्कृत तो सबकी नानी है। और आपके सम्मान में आगे क्या करना है, साहित्य का क्या स्थान है, हम क्यों इकट्ठे हुए, मेरी चार पंक्तियां कह के अपना स्थान ग्रहण। बहुत बीमार है आज का व्यक्ति, बहुत बीमार है आज का व्यक्ति। उसके लिए हमें कोई दवा तलाश नहीं है। कोई धर्म में झगड़ा हुआ है, कोई जाति में झगड़ा हुआ है। बहुत बीमार है आज का व्यक्ति, हमें किसी के लिए दवा तलाश नहीं है। बहुत ज्यादा तप रहा है आज का सूरज, हमें किसी के लिए छांव तलाश नहीं है। बहुत बीमार है आज का व्यक्ति, हमें किसी के लिए दवा तलाश नहीं है। बहुत ज्यादा तप रहा है आज का सूरज, हमें किसी के लिए छांव तलाश नहीं है। ना हमारे हाथ में फावड़ा है, ना कोई और हथियार, फिर भी इन पहाड़ों में से हमें कोई नदी तलाश नहीं है। ना हमारे पास फावड़ा है, ना कोई हथियार है, फिर भी इन पहाड़ों में से हमें कोई नदी तलाश नहीं है। और बार बार नहीं आएंगे हम इस तरह पर, बार बार नहीं आएंगे हम इस तरह पर, हमें एक ही बार में जन्नत तलाश है। जो दृश्य आपने वहां पर देखा और अपने शब्दों के जरिए हमें बताया, निश्चित तौर पर हम अपने सैनिकों के लिए बहुत गर्व महसूस करते हैं। और जिन्होंने प्राण गंवा दिए हैं उन्हें यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। आपने अपना उद्बोधन शुरू किया था कि बाजार में कोई खरीदार नहीं था, आपने खरीद कर अनमोल बना दिया। तो मैं इससे आगे की लाइन भी कंप्लीट करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि आपने जगदीश जी इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। और इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा रामस्वरूप जी मीना को। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कोई विद्वान या भाषाई पारंगत तो नहीं हूं, मगर हाँ, जहन की घाटियों में उठी आंधियों को जैसा महसूस किया है वैसा मैं बयां करता हूं। इसलिए वाद विवाद से परे सिर्फ मेरे शब्दों की गहराई को समझने की कोशिश कीजिएगा। देश के वीरों के नाम, शहीदों के नाम मेरी छोटी सी कविता। वो नशा ना कर जो शाम को पिए और सुबह को उतर जाए। वो नशा ना कर जो शाम को पिए और सुबह को उतर जाए। नशा शहीदों की तरह करो जिससे जिंदगी संवर जाए। शहीदों की तरह करो जिससे जिंदगी संवर जाए। ये तो इस रंग का नशा है, ये तो इस रंग का नशा है जो हर जुबा पर आए। मुझे रब मिल जाए गर देश सेवा में जिंदगी गुजर जाए। मुझे रब मिल जाए गर देश सेवा में जिंदगी गुजर जाए। और ये नशा इस कदर चढ़ा, ये नशा इस कदर चढ़ा कि नशे के हम गुलाम हो गए। ये नशा इस कदर चढ़ा कि नशे के हम गुलाम हो गए। हम नादान थे, ना समझते, जिससे हम बदनाम हो गए। हम नादान थे, ना समझते, जिससे हम बदनाम हो गए। नशा देशभक्ति का था, पता चला तो सरेआम हो गए। शौक न था जताने का, शौक न था जताने का, मगर आज हम खुलेआम हो गए। मगर आज हम खुलेआम हो गए। और चलाई है लहर मोहब्बत की, चलाई है लहर मोहब्बत की। गर ये चलती है तो चलने दो। चलाई है लहर मोहब्बत की, गर चलती है तो चलने दो। चिराग आंधियों में भी जल रहे हैं, गर जलते हैं तो जलने दो। चिराग आंधियों में भी जल रहे हैं, गर जलते हैं तो जलने दो। तैर के दरिया पार कर लो, गर लहरें उठती हैं तो उठने दो। और सौरों से कुछ लोग जला करते हैं, गर जलते हैं तो जलने दो।
सिपाहियों के लिए और वीरों के लिए एक और कविता समर्पित कि जश्न ए आजादी का आज जश्न मनाने दो, जश्न ए आजादी का आज जश्न मनाने दो, होगा उजाला बस तुम चिराग जलाने दो, होगा उजाला बस तुम चिराग जलाने दो, और लहू देकर जिन्होंने की है वतन की हिफाजत, आज उन शहीदों को तुम दीप जलाने दो, आज उन शहीदों को तुम दीप जलाने दो। सरहद पर तैनात सिपाही, सरहद पर तैनात सिपाही कफन बांध कर रहते हैं, भीषण गर्मी हो या सर्दी वो सीना तान कर रहते हैं, भीषण गर्मी हो या सर्दी वो सीना तान कर रहते हैं, ना शत्रु से ना गम से डरते आंसू बहाना नहीं आता, ना शत्रु से ना गम से डरते आंसू बहाना नहीं आता, वो जाति धर्म सब भूलकर अपना मान कर रहते हैं, वो जाति धर्म सब भूलकर अपना मान कर रहते हैं। और एक वीर जो होता है वो अपने लफ्जों को इन शब्दों में बयां करना चाहता है कि वीर क्या कहता है कि वतन की मोहब्बत को शर्तिए मेरी जान लिख देना, वतन की मोहब्बत को शर्तिए मेरी जान लिख देना, मैं मर भी जाऊं तो भारतीय मेरी पहचान लिख देना, मैं मर भी जाऊं तो भारतीय मेरी पहचान लिख देना, ढूंढोगे तो सरहद पर मिलेंगे सौरभ कदमों के निशान, तिरंगे में लिपटे मेरे जिस्म को हिंदुस्तान लिख देना, तिरंगे में लिपटे मेरे जिस्म को हिंदुस्तान लिख देना। लेकिन आजकल क्या है कि थोड़ी सी राजनीति चल रही है जिससे क्या है कि आजकल भेदभाव जाति में धर्म में बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसके लिए थोड़ी सी छोटी सी एक कविता है, बारीक शब्दों में है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि आजकल दो दिलों में बढ़ता हुआ कहर देखा, आजकल दो दिलों में बढ़ता हुआ कहर देखा, और राजनीति की आग में जलता हुआ शहर देखा, राजनीति की आग में जलता हुआ शहर देखा, और देखते ही देखते दो दिलों में दूरियां हो गई, देखते ही देखते दो दिलों में दूरियां हो गई, वजह भी न थी और मजबूरियां हो गई, वजह भी न थी और मजबूरियां हो गई, यहाँ जीना भी अब तो गवारा हो गया, यहाँ जीना भी अब तो गवारा हो गया, धर्म के नाम पर रंगों का बंटवारा हो गया, धर्म के नाम पर रंगों का बंटवारा हो गया, कहते हैं लाल हिंदू का और हरा मुसलमान का, कहते हैं लाल हिंदू का हरा मुसलमान का, मैं पूछता हूं उनसे क्या रंग है हिंदुस्तान का, मैं पूछता हूं उनसे क्या रंग है हिंदुस्तान का, ये हरियाली ये सब्जियां मुसलमानों की होगी, ये हरियाली ये सब्जियां मुसलमानों की होगी, फिर हिंदुओं की तो टमाटर और गाजर होगी, फिर हिंदुओं की तो टमाटर और गाजर होगी, पीने को उनके इससे ग्रीन टी और हरा जूस आएगा, पीने को उनके लिए ग्रीन टी और हरा जूस आएगा, हिंदुओं के इससे खून और चुकंदर का जूस आएगा, और हिंदू के इससे खून और चुकंदर का जूस आएगा। ऐसे ही रहा तो पेड़ पौधे भी परेशान हो जाएंगे, ऐसे ही रहा तो पेड़ पौधे भी परेशान हो जाएंगे, तुम्हें देखकर पक्षी भी हिंदू और मुसलमान हो जाएंगे, तुम्हें देखकर पक्षी भी हिंदू और मुसलमान हो जाएंगे, अगर यूं ही चला दौर तो लोग करेंगे शोर, अगर यूं ही चला दौर तो लोग करेंगे शोर, बिना बात ही मर जाओगे राज करेंगे और, बिना बात ही मर जाओगे राज करेंगे और, ये देखकर हालात स्वरूप परेशान हो गया, जुल्म के आगे बदनाम हिंदुस्तान हो गया, ये देखकर हालात स्वरूप परेशान हो गया, जुल्म के आगे बदनाम हिंदुस्तान हो गया, चलो मिलके हटाए नफरत को, चलो मिलके हटाए नफरत को, हमें इंसान कहते हैं, हमें इंसान कहते हैं, और जिस मिट्टी में हम पैदा हुए उसे हिंदुस्तान कहते हैं। एक छोटी सी राजस्थानी कविता है, उसके साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि पुराना युग में घणो लंबो परिवार रहतो, पुराना युग में घणो लंबो परिवार रहतो, घर में वही होतो जो बड़ो बुढ़ेरो कहतो,
घर में वेल होते जो बड़े बुजुर्ग कहते तो 2.5 शेर गुर्तों में खड़ा खड़ा खा जाता, 2.5 शेर गुर्तों में खड़ा खड़ा खा जाता। एक में दुख पड़ते तो 10 खड़ा हो जाता, एक में दुख पड़ते तो 10 खड़ा हो जाता। बैरबानिया घरों कचरो घनी दूर फेंकती, बैरबानिया घरों कचरो घनी दूर फेंकती। बूढ़ी हो जाती पर सिनेमा को नहीं देखती, बूढ़ी हो जाती पर सिनेमा को नहीं देखती। गाँव भी नाच पड़ता एक चंगरी थासू, गाँव भी नाच पड़ता एक चंगरी थासू। साहूकार कर कर्जो लेता, साहूकार कर कर्जो लेता अंगूठारी छापसू। जग बदलियो मौसम बदलियो बदली चंद्री काया, जग बदलियो मौसम बदलियो बदली चंद्री काया। कोई को नहीं पर चाहत सबरी माया, कोई को नहीं पर चाहत सबरी माया। भूल गयो सब रिश्ता नाता की मायारा चक्कर में, भूल गयो सब रिश्ता नाता की मायारा चक्कर में। खोजा तो ईश्वर भी मिलसी की माटेरा कंकर में, खोजा तो ईश्वर भी मिलसी की माटेरा कंकर में। अब दुर्जन सो व्यवहार करे और निर्धन रो दुखार करे, अब दुर्जन सो व्यवहार करे निर्धन रो दुखार करे। जे कोई मिनक होसी तो बैरी रो सत्कार करे, जे कोई मिनक होसी तो बैरी रो सत्कार करे। बिना झूठ पाखंड के ई जग में व्यापार को नहीं, बिना झूठ पाखंड के ई जग में व्यापार को नहीं। प्रेम ही चावे सबसो तो नफरत की दीवार को नहीं, प्रेम ही चावे सबसो तो नफरत की दीवार को नहीं। और लाय की खातिर चगमग रगड़े, लाय की खातिर चगमग रगड़े और सांची बोलियां गोट बिगड़े, लाय की खातिर चगमग रगड़े और सांची बोलियां गोट बिगड़े। और मनक देकर बात करनी, मनक देकर बात करनी, क्योंकि जैसी करनी वैसी बननी। जो समझे बिन समझानो, जो समझे बिन समझानो। और हर कोई के घर भी नहीं जानो, और हर कोई के घर भी नहीं जानो। मैं सबकी सुनी और मन में गालियो, मैं सबकी सुनी और मन में गालियो। और सब बाता स्वरूप शब्दा में निकालियो, सब बाता स्वरूप शब्दा में निकालियो। बहुत धन्यवाद राम स्वरूप जी। वो रंग कौन सा है? वो रंग है देशभक्ति का जो भगत सिंह के सिर चढ़ा, वो रंग है जो सुभाष चंद्र बोस के सिर चढ़ा, वो रंग है चंद्रशेखर आजाद के सिर चढ़ा, राम प्रसाद अस्फाक, न जाने कितने युवा के वो रंग चढ़ा। वो है देशभक्ति का रंग। राम स्वरूप जी ने बहुत ही मर्यादित शब्दों में अपने सैनिकों को अपने शब्दों के जरिए तो श्रद्धांजलि दी, मौजूदा हालात पर भी अपनी पीड़ा जाहिर की कि धर्म के नाम पर किस तरह दिलों का बंटवारा हो रहा है। और ये अनकहे अल्फाज जो आज मन से निकले हैं वो लोगों के दिल तक पहुंचे और इस बंटवारे की रार को, दीवार को तोड़ दे, खत्म कर दें, इस भावना के साथ उन्होंने अपनी ये रचना पेश की और राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का सब प्रयास कर रहे हैं और इस कड़ी में उनकी रचना भी एक मील का पत्थर साबित होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगा, राजनीति में वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, जुड़े हुए हैं, नगर महामंत्री के तौर पर उनके पास दायित्व है, लेकिन ये पहला अवसर है कि आज वो शब्दों के जरिए दिलों की बात करेंगे, राजनीति की नहीं। जोरदार तालियों से मैं बुलाना चाहूंगा बनवारी लाल जी पंजाबी साहब। प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में पधारे हैं, सबके दिलों तक वो शब्द पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद रामरतन जी, आपका सानिध्य हमें लगातार मिलता रहेगा। इस मौके पर एक प्रश्नोत्तरी भी है आप लोगों के लिए, आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। बहुत साधारण से सवाल है जो हमारे जीवन से जुड़े हैं, जिनको हमने कभी पढ़ा है या कभी कभी सुना भी है। जैसे एक सवाल है, गोदान उपन्यास किसने लिखा, किसकी कृति है, कौन उसका राइटर है?
मुंशी प्रेमचंद। देखिए राम स्वरूप जी को ये पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, ये सैंपल पेपर था, मतलब एक सैंपल क्वेश्चन था। जो इस तरह के कुछ सवाल हैं। अनकहे अल्पाज साहित्यिक संस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए गोकुल। 6 फरवरी को अनकहे अल्फाज साहित्यिक संस्थान का गठन हुआ था। वर्ष था 2020। हमारे मेहरा जी 1 साल पहले स्थापित कर गए थे। 2019। क्या मेहरा जी सही कह रहे हैं? 6 फरवरी था क्या? सही है। तो आप आ जाइए, आ जाइए। वहाँ पर लिखा हुआ सर, ऊपर सामने है इसका उत्तर तो। यही तो खास बात है, बहुत चीजें सामने होती है लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं। किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूँ और बुलाता हूँ इसी कड़ी में राजेश शास्त्री जी को। राजेश शास्त्री जी आए और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। माँ सरस्वती को नमन। मेरे अग्रजों का मेरा प्रणाम। अनकहे अल्फाज साहित्यिक संस्थान किशनगढ़ रेनवाल जयपुर का तहे दिल से आभार कि आपने मुझे वक्तव्य प्रकट करने के लिए मौका दिया। साहित्यिक कार्यक्रम है तो मैं इसका प्रारंभ संस्कृत के एक श्लोक के माध्यम से करना चाहूंगा। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागदेयं परमं पशूनां। श्लोक के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहा है कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है। साहित्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जिस मनुष्य के पास साहित्य का ज्ञान नहीं है वो साक्षात बिना घास फूस खाए हुए भी साक्षात पशु के समान है, ये कवि कहना चाह रहा है। इस कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए मैं छोटा सा गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। झूलन चलो ही डोलना वृषभान नंदनी, झूलन चलो ही डोलना वृषभान नंदनी। सावन की तीज आई नभ घोर घटा छाई, सावन की तीज आई नभ घोर घटा छाई, नभ घोर घटा छाई। मेघन झड़ी लगाई, मेघन झड़ी लगाई परिबूंद मंदनी। झूलन चलो ही डोलना वृषभान नंदनी। पहनो सुरंग सारी मानो विनय हमारी, पहनो सुरंग सारी मानो विनय हमारी, मानो विनय हमारी। मुख चंद्र की उजियारी, मुख चंद्र की उजियारी मृदभास नंदनी। झूलन चलो ही डोलना वृषभान नंदनी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, एक सुंदर रचना आपने यहाँ पर प्रस्तुत की।
तो अनकहे अल्फाज साहित्यिक संस्थान का सफर अब तक कहां तक पहुंचा उसके बारे में छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। संस्थान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतियोगिता भारत के वीर, राष्ट्रीय स्तर पर 3 साहित्यिक लेखन प्रतियोगिताएं, अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक वेब पोर्टल स्टोरी गिरर के साथ एक दीपावली विशेष 5 दिवसीय और 9 वर्ष के आगमन पर एक ऑफिशियल पेज अनकहे अल्फाज पर 7 दिवसीय फेसबुक लाइव पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ के एक स्थानीय अखबार ढूंढाड़ी बातें से भी आप जुड़े हैं। जितने भी नवोदित रचनाकार हैं उनकी रचनाएं उसमें प्रकाशित होती हैं। इस तरह ये आज हम 3री वर्षगांठ और गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ हम यहाँ पर मना रहे हैं। शब्दों के जादूगर यहाँ पर हैं और इस कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान जगदीश जी को, आए और अपनी रचना को यहाँ पर प्रस्तुत करें। श्रीमान जगदीश प्रसाद जी वर्मा। कोई रचनाकार नहीं हूँ। आप लोग, मुझे मेरा तो कहावा नहीं है, लेकिन किसी का एक शेर याद आ गया कि मेरा इस बाजार में कोई खरीदार नहीं था, मेरा इस बाजार में कोई खरीदार नहीं था, आपने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। इस बाजार में मेरा कोई खरीदार नहीं था, आपने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। मैं इतना समय तो यहाँ नहीं दे पाता हूँ, पर मेरे दोस्तों ने, श्याम सुंदर जी ने, और इनके पास शायद मेरे कनेक्टिंग नंबर भी नहीं थे, कहीं कहीं से ढूंढ करके मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। रही बात गणतंत्र दिवस की, तो मैं आज हम लोग 5 मिनट या 2 मिनट मैं आप लोगों को एक इतिहास में ले जाना चाहूंगा। मैंने भी शायद बॉर्डर फिल्म देखी और आप लोगों ने भी देखी है, पर मुझे उसको, और आप तो खुद एक सिपाही रहे हैं, मेरा एक कार्यक्रम था जैसलमेर के पास में जो लोंगे वाला है, और वहां मैं कभी साहब जब मैंने उसको वहां आत्मसात किया और एक भारत के एक ऐसे वीर कि उनका एक फैसला हमारे भारत के नक्शे को बदल सकता था, मैं उस फैसले की आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा। और वो पंजाब बटालियन के मेजर कुलदीप सिंह, मैं आप सबकी तारीफ करूंगा उनके लिए। मेजर कुलदीप सिंह, ये 1971 के युद्ध की बात है। मैंने जब पिक्चर देखी थी तो मेरा आत्मज्ञान इतना नहीं था, मैं समझता था कि ये कहानी है ऐसी, पर जब मैंने सोचा कि रियल में ये घटना हुई थी, तब मैंने महसूस किया कि वास्तव में सिपाही होता क्या है। ये आप तो सिपाही, आपको पता है कि वो सर्दियों के दिन थे और पाकिस्तान से 2000 से ज्यादा सैनिक और 40 से ज्यादा टैंक जब बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे थे, उस समय जो भैरू सिंह राजस्थान के सिपाही थे, उन्होंने सूचना दी लोंगेवाला पोस्ट पर कि सर पाकिस्तान से 2000 से ज्यादा सैनिक आ रहे हैं, 40 से ज्यादा टैंक आ रहे हैं, और पंजाब बटालियन के आदमी थे 120। आपको ध्यान से सुनना चाहिए, एक सिपाही होता क्या है। और जो कर्नल थे मेजर कुलदीप सिंह, उनको ये सूचना दी गई। उन्होंने जैसलमेर के पास में रामगढ़ एक पोस्ट है, तो वहां उन्होंने पूछा कि साहब हम 120 हैं और सामने से 2000 सैनिक है और 40 से ज्यादा टैंक है और पता नहीं कितना असला लेकर के आ रहे हैं, और ये क्या करेंगे। तो रामगढ़ से ये सूचना मिली कि साहब आप ऐसा करो, पोस्ट छोड़ दो, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर भी अंतिम फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।
तो मेजर कुलदीप सिंह ने अपने 120 सिपाहियों को इकट्ठा करके जो कहा, वाकई आपको ये सुनना चाहिए और आपको शायद पता होगा, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं, लेकिन फिर भी इस बात को आज मुझे याद करना चाहिए। उन्होंने 120 सैनिकों को इकट्ठा करके कहा कि देखो, सामने से जो सैनिक आ रहे हैं ये पूरी तैयारी के साथ है, हमें नहीं पता था, रात का समय था, ये शायद दिसंबर का महीना था, सर्दियों के दिन थे, और आकाश में जो चांद है वो वहां चमक रहा था, जो वहां की मिट्टी है जैसलमेर की वो चांदी की तरह चमक रही थी, सर्दी के दिन थे। 120 सैनिकों को इकट्ठा करके उन्होंने ये कहा कि देखो, मुझे ये कहा गया है कि हम पोस्ट छोड़ दें। फिर भी 120 सैनिक आप लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैंने फैसला ये किया है कि मैं अपनी भारत भूमि को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, ये तो है मेरा फैसला। अब आप में से मुझे ये बताओ कि कितने लोग हैं जो इस पोस्ट को छोड़ करके जाना चाहते हैं? तो 120 सैनिकों ने यह कहा कि सर, हम अपनी सरजमी को छोड़ करके दुश्मन के हवाले छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो आगे की जो पंक्तियां हैं वो इतनी शानदार और इतनी मजेदार है कि याद करके ये आता है कि हमारे देश के जो सैनिक थे रियल में उनमें ताकत कितनी थी। उन्होंने उनके आगे ये कहा, अभी तुम्हारे में से 120 में से कोई चला जाएगा, मुझे परवाह नहीं है। अगर 120 सैनिकों में से बाद में किसी ने पीठ दिखाई तो मैं गोली ठोक दूंगा। अगर मेरे कदम आपको मुड़ते हुए दिखाई दे, 120 गोलियां मेरे ऊपर ठोक दें। अगर हम इस चौकी पर लड़ते हुए शहीद हो जाएंगे तो हमारे मेले लगेंगे। अगर हम बगे, इतिहास में तुम सब भगोड़े कहलाओगे। फिर वहां मैंने देखा कि वो देवी है तनोट माता, तो कि ये भैरू सिंह ने कहा है अपना कि साहब हमें पीछे से कोई आवाज आई कि मैं हूं, तुम डरो मत। और 120 सैनिकों ने संभाला। सबसे पहले उनके सामने ये था कि जैसलमेर जो अपना उस समय के जो लड़ाकू विमान थे वो रात में नहीं काम कर सकते थे। समस्या ये थी कि उन्होंने ये कहा कि पोस्ट इसलिए छोड़ दो कि रात में विमान नहीं आ पाएंगे। उसके सामने दिक्कत ये थी कि हम इनको रोके कैसे, दिन उगने तक इनको हमें रोकना है। तो नकली डिब्बे टिफिन बिछा दिए, असली 2-4 उनके पास माइंस थे वो बिछा दिए, 2-4 माइंस टूटे, उनको लगा कि माइंस टूट गए, और वो वहां से पाकिस्तान से एक इंजीनियर बुलाए कि उस माइंस को कैसे डिफ्यूज करे। इतने में सवेरा हो गया और हमारी शायद एक कैजुअलिटी हुई थी उसमें। और सुबह जैसे ही सवेरा हुआ, जैसे मेरे से वो फाइटर प्लेन गए और उनकी कब्र बना दी। मैंने वो देखा है वहां उनके वो जो पड़े हुए हैं टैंक वगैरह। तो इतने सैनिकों के सामने खुद को ये कर देना, ये भारत देश इसीलिए महान कहलाता है। ये जो युद्ध था, ये 1971 का ये जो युद्ध था, ये विदेशों में सर पढ़ाया जाता है। विदेशों में, आप तो मेरे से ज्यादा शायद पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो बहुत छोटा आदमी। विदेशों में स्टडी करवाई जाती है, युद्ध कैसे जीता जाता है। मेजर कुलदीप सिंह ने बताया था कि 120 आदमियों के साथ में युद्ध जीता कैसे जाता है। 1971 का जो युद्ध था वो हमारे पूरे विश्व की किताबों में पढ़ाया जाता है। और वहां से अमेरिका से कई लोग यहाँ आए और वहां उस युद्ध स्थल का मुआयना किया कि युद्ध जीता कैसे। आप इंग्लिश के विद्वान हैं, आपने संस्कृत में कहा, मुझे थोड़ी सी हिंदी आती है, तो मैं सारी भाषाओं का सम्मान करता हूँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मन की बात करते हैं वो सही मायने में अनके अल्फाज होते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जो बात करते हैं वो ये अनकहे अल्फाज ही होते हैं। लेकिन इन अनकहे अल्फाजों को ताकत किसने दी, बल किसने दिया, मजबूती किसने दी, इसके बारे में हमें सोचना होगा।
और उस शख्सियत का नाम है हमारा संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते और मैं जानकारी और देना चाहूंगा, हमारा संविधान मिलावटी नहीं है, किसी से उधार लेके हमने कॉपी नहीं किया है। बाबा साहब ने बहुत अथक प्रयास से इसकी रचना की है। ये सही मायने में भारत की आत्मा का स्वरूप है, जिसके फलस्वरूप आज हम गणतंत्र दिवस भी मना रहे हैं। और इसी गणतंत्र में यदि गण यानी हम लोगों का स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो फिर कब मिलेगी। ऐसे ही अनकहे अल्फाजों को शब्द देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सम्मानीय राम रतन जी को। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। आप संस्कृत भाषा के विद्वान हैं और यहाँ की संस्कृत सीनियर सेकेंडरी में बच्चों को मातृभाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी आप से जोड़ते हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारियां शब्दों के जरिए वो हमसे शेयर करेंगे। बुलाना चाहूंगा राम रतन जी को मावल को। सभी को साधुवाद, हरि नाम। जैसा कमल जी ने बताया उतना योग्य मैं नहीं हूँ और सार्वजनिक मंचों पे भी कम ही बोलता हूँ और मैं कोई ऐसा कोई कवि हूँ और मुझे इस संगठन के बारे में, संस्थान के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। केवल सूचना मिली थी कि एक कार्यक्रम है, क्या है मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन देखिए, दो धाराएं चलती है, एक धारा स्थूल होती है और एक धारा सूक्ष्म होती है। स्थूल धारा जैसे नदी सागर तक जाती है तो सबको पता होता है कि नदी सागर तक जा रही है, क्योंकि एक जाने का एक प्रोसेस है उसका, निश्चित रूप से प्रोसेस है और दुनिया जानती है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि क्या सागर नदी तक आता है, क्या नदी सागर तक पहले जाती है? ये शायद मुझे लगता है अनकहे अल्फाज से स्पष्ट होगा। जब नदी सागर तक जाती है तो सबको दिखाई देती है, लेकिन जब सागर नदी तक आता है तो किसी को दिखाई नहीं देता। उसका एक प्रोसेस है, आने की एक प्रक्रिया है। अनकहे किसको कहेंगे? संस्कृत ये कहती है कि नाभि से शब्द की उत्पत्ति होती है। जो वाणी बाहर आती है मुख से उसको वैखरी वाणी कहते हैं। उसके 3 स्वरूप पहले रह जाते हैं, परा, पश्चंती और मध्यमा। और शायद मुझे लगता है कि अनकहे यानी जो कहे नहीं गए हैं तो ये परा, पश्चंती, मध्यमा की बात करते हैं। और हमारे भारतीय जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि जब सागर नदी तक आता है तो इतना चुपचाप आता है कि कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये जो शब्द हैं उनमें सूक्ष्म है और सूक्ष्मता इतनी ताकत प्रदान करती है व्यक्ति को, और वो ताकत जब बाहर निकलती है तो पूरी दुनिया को शक्ति प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी और मुझे आकर के बहुत अच्छा लगा। बाकी और बहुत सारे लोग हैं जिनको जोड़ना चाहिए। अभी वर्तमान का परिवेश जैसा एकाकी है, उसके अनुसार सबको जोड़ना चाहिए। सबकी एक जो सीमाएं बनी है वो सीमाएं टूटनी चाहिए, और टूटेगी जब आपस में मिलेंगे। तो संस्कृत में एक श्लोक है, उसकी बात कह करके मैं अपनी बात की तीसरी करूंगा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा मानवः संसारे विचरति तस्य कृते विनोदः भवति खलु। मनोरंजन आवश्यकं वर्तते इति सत्यं अस्ति, परञ्च धारा द्विविधं भवति। यः मानवः साहित्य जगति स्वस्य महत्त्वं यदि स्थापयति चेत् तस्य धारा विनोदं काव्यशास्त्र अंतर्गतं भवति। तस्य काव्य एव तस्य मानवस्य आत्मा भवति। स काव्ये एव जीवति, काव्ये एव म्रियते इति सत्यमस्ति।
यः मानवः संसारे जीवति तस्य कृते विनोदं तु भवति परन्तु साहित्यिक विनोदं न भवति इति सत्यमस्ति। अतः काव्य विनोदमस्ति खलु श्रेष्ठं भवति। अस्माकं महापुरुषाः आसन् ते यथा जीवनं यापयन्ति स्म तथा अस्माकं कृते अपि जीवनयापनं भवेत् इति सत्यमस्ति। एकं श्लोकम् अस्ति, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गता स पंथाः। वास्तव में रास्ता वो है जिससे महापुरुष गुजर गए हैं। यदि हम भी अपने जीवन में आत्मावलोकन करेंगे तो जिस महापुरुष जिस रास्ते से गुजरे हैं वो श्रेष्ठ हैं, और हम सब जैसा कि अपन इस संस्थान में बैठे हैं ये उसी मार्ग का अनुसरण करने वाला संगठन है। आगे बढ़ाएं, सबको लोगों को जोड़े, मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी लोग अपना जो अमूल्य समय है, व्यक्तिगत जो समय है निकाल करके यहाँ पधारे हैं, सबको जोड़ें। धन्यवाद। आगे के लिए शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। महरड़ा जी, मैंने जिस काम के लिए उनको बुलाया था वो काम शायद मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि किस्मत से ही खाकी की वर्दी मिलती है वो ये तो बता गए। लेकिन किशनगढ़ रेनवाल में अनकहे अल्फाज को किस तरह आपका साथ मिला, कैसा ये गठन हुआ, इसके बारे में मैं सिलसिलेवार लगातार बताता रहूंगा। एक जानकारी और देना चाहूंगा, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और बिना बालिकाओं के सम्मान से आज का ये साहित्य जगत अधूरा सा ही लगेगा हमें। तो हमारे बीच में रेणु जी जाकोटिया को मैं यहाँ पर संबोधन के लिए बुलाऊं, उससे पहले बालिका दिवस के मौके पर मैं श्याम जी महड़ा से आग्रह करूंगा कि हमारी बिटिया आंचल महेश्वरी हमारे बीच में है, आप इनका पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करें। स्वागत की इस कड़ी में हमारे बीच में दो अति विशिष्ट लोग भी पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री श्रीमान बनवारी लाल जी प्रजापत और पत्रकारिता क्षेत्र के साथ ही महेश्वरी समाज में एक अलग ही पहचान रखने वाले विष्णु जी जाकोटिया, आप दोनों से आग्रह करूंगा कि आप मंच के समक्ष पधारें। और मैं आग्रह करूंगा दिनेश जी जाखड़ और गजेंद्र जी कुमाऊं से आप दोनों अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। बनवारी जी प्रजापत और विष्णु जी जाखड़िया पधारें। जी महड़ा ने सोचा और चल पड़े, फिर उनको गजेंद्र जी मिल गए, फिर दिनेश जी, विनोद जी, गोकुल जी, जगदीश जी, राजेश जी, रामस्वरूप जी, तैयब जी और न जाने कितने लोग जो आज इस मौके पर तो यहाँ पर नहीं है मौजूद, लेकिन वो इस अनकहे अल्फाज साहित्यिक संस्थान से दिलों से जुड़े हुए, मन से जुड़े हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा आंगनबाड़ी के लोकप्रिय सुपरवाइजर, लोकप्रिय इसलिए कहना चाहूंगा कि हमारे रेनवाल के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इसका जो प्रदेश व्यापी संगठन है उसकी आप राजस्थान की मुखिया है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। अभी श्याम जी महरड़िया बता रहे थे कि एक नारी कहां कहां पर कमान संभाल सकती है, तो हमारी रेणु जी जाकोटिया ने आंगनबाड़ी सुपरवाइजेशन का जो संघ है उसके प्रदेश मुखिया की कमान संभाल रखी है। और जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत कीजिए, उनका उद्बोधन करने के लिए उन्होंने आग्रह करता हूँ। माँ सरस्वती सम्मानित मंच और अनकहे अल्फाज संस्थान से जुड़े हुए समस्त भाई लोग, आप सभी का मैं इस मंच पर स्वागत करती हूँ। आज हम गणतंत्र दिवस के 2 दिन पूर्व
गणतंत्र दिवस मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जो आपके अनकहे अल्फाज साहित्यिक संस्थान है, उसकी शायद वर्षगांठ भी है, 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को शुभकामना देना चाहती हूँ कि आपने एक ऐसा मंच बनाया जिसके माध्यम से साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग शामिल हो और हम जैसे लोगों को भी इसमें पहुंचने का मौका मिलता है। और आज मैं खुश नसीब हूँ कि मैं आपके बीच में पहुंची हूँ और आपने ये संस्था बनाई है, इसको सुचारू रखना और मेरे से जो भी आपको योगदान चाहिए तन मन धन से मैं आपके साथ में हूँ। अपने इस कार्यक्रम में ऐसे ही कार्यक्रम करते रहे, महिलाओं को आगे बढ़ाते रहे। आपकी अच्छी पहल, अच्छी सोच है और मेरी शुभकामनाएं आपको कि आप ऐसे अपनी संस्था का प्रचार प्रसार करें और साहित्य के क्षेत्र के साथ साथ महिलाओं के लिए भी आप प्रोग्राम लाते रहे। मेरा पूरा इस प्रोग्राम में हमेशा आपको सहयोग रहेगा। दूसरा, आपको पता ही है कि हम यहाँ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो कौन सा गणतंत्र दिवस है शायद कई लोगों को पता भी नहीं होगा। ये 74वां गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 1950 को, जैसे कि सर ने भी बता चुके पहले, बाबा साहब ने इसकी नींव रखी थी। सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन गणतंत्र दिवस हम 2 साल बाद में मना सके क्योंकि हमारा संविधान लागू हुआ। और मैं तैयब जी सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना प्यारा, इतना सुंदर जो गीत सुनाया, मैं गजल सुनाई, बहुत ही तरह से। और इस अनकहे अल्फाज से एक चीज़ और मुझे यहाँ देखने को मिली कि इसमें सभी धर्म के, सभी जाति के लोग जुड़े हुए हैं, तो ये सबसे बढ़िया पहल है। और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहे, मेरी शुभकामना आपके साथ है। और मैं टाइम के अनुरूप 4 बजे आ गई थी, अब मुझे घर पे खाना भी बनाना है, इसलिए मैं कोरोना की आहट हो चुकी थी, लोगों में दूरियां बढ़ने लगी थी और कुछ लोग जिन्होंने संकल्प लिया कि हम एक दूसरे से जुड़े रहे, कनेक्टिंग पीपल, इस भावना से ओतप्रोत अनकहे अल्फाज साहित्यिक संस्थान का जन्म हुआ। इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए मैं आग्रह करूंगा संस्थापक श्याम महरड़ा जी से। आप भी सेना में एक बड़े पद पर हैं, लेकिन साहित्य में उनकी रुचि उन्हें अपने गांव तक खींच लाती है, उन मित्रों के पास खींच लाती है जो शब्द संसार के साथी हैं। तो मैं जोरदार तालियों से आग्रह करूंगा, आप उनका स्वागत करें। श्याम महरड़ा जी, संस्थापक अनकहे अल्फाज साहित्यिक संस्थान। मैं मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभावों का अनकहे अल्फाज साहित्यिक संस्थान के गणतंत्र दिवस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सब यहाँ आए, आपको देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, तो आपके सम्मान में मैं चंद एक पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, यूं तो मिल जाते हैं लोग हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। अनकहे अल्फाज साहित्यिक संस्थान की स्थापना 6 फरवरी 2019 में साहित्यिक क्षेत्र में अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने और साहित्य के क्षेत्र में अपने आसपास के युवा वर्ग और अन्य जितने भी साहित्य में रुचि रखते हैं उनको आगे लाने के लिए प्रयास किया था, जिसका परिणाम आज आप सबके सामने एक साहित्यिक संस्थान के रूप में है। आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ सब आमंत्रित हुए। आन देश की शान देश की, आन देश की शान देश की, देश की हम संतान, 3 रंगों से रंगा तिरंगा, यही हमारी पहचान। गणतंत्र दिवस विशेष कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभावों का गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और बधाइयां देता हूं। सन 1947 में हमारा देश अंग्रेजों द्वारा पहनाई गई गुलामी की बेड़ियों से आजाद तो हो गया था, लेकिन इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी।
जिससे कि देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। ऐसे समय में एक ऐसी संस्था, ऐसी समिति का गठन किया गया जिसका परिणाम स्वरूप हमारे सामने विश्व के सबसे बड़ी लिखित संविधान कठोर और लचीलेपन के रूप में हमारे पास एक संविधान आया, जिससे कि देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा रही है। मैं जिस वर्दी को पहनकर मुझे गर्व महसूस होता है, उस वर्दी के सम्मान में मैं चंद एक पंक्तियां आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं। बनने को कमिश्नर बन जाऊं, बनने को कमिश्नर बन जाए, बनने को कलेक्टर बन जाए, घर ठान ले कोई इस जीवन में तो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन इस खाकी की खातिर 79 का सीना चाहिए और 5 अलग से फूले भी, घुटने भी न जुड़ना चाहिए, हो कदम बराबर सदे हुए, आंख कान भी ठीक ठाक, इन सब खूबियों के बावजूद भी घोड़े सा उड़ना चाहिए, चौड़ी छाती ऊंचे ललाट बिन ये सम्मान नहीं मिलता, और किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता, मेरी एक अन्य कविता जो मैंने हाल ही में लिखी है, महिलाओं की प्रगति देख के, आज महिला कहां से कहां पे पहुंच गई, उनको लेके मैंने एक कविता लिखी है जो हाल ही में लिखी, आप सब तो सामने पेश करना चाहूंगा। बदलते कल की एक तस्वीर है औरत, हर कदम पर हर एक के साथ है औरत, दुनिया जिसे नाकाम समझती है वो आने वाली कल की सबसे सफल इंसान है औरत। बढ़ने लगे हैं अब कदम हर क्षेत्र में, युद्ध के मैदान से लेकर अंतरिक्ष तक, देखो आज अपनी अलग पहचान बनाई है, खेलों की दुनिया की तो बेताज बादशाह बन गई है, धीरे धीरे पुरुषों संग कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी है औरत, इस हैकर दुनिया में अपनी छाप छोड़ने लगी है औरत, आज रेल और बस भी चलाने लगी है औरत, इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में सर पर दौड़ लगाने लगी है औरत, किताबों में रुचि रख शिक्षा में अव्वल आने लगी है औरत, जन जन की आवाज बन सम्माननीय मंचों पर सम्मानित आसीन होने लगी है औरत, कैसे कह तू नाकाम है औरत, कैसे कह तू नाकाम है औरत, जहां देखो वहां सबसे आगे है औरत, अगर तू साथ दे तो इतिहास बदल सकती है औरत, इस दुनिया में खलबली मचा सकती है औरत, अगर अब भी तुझे शक है तो मैं बता दूं तुझे, बदलते कल की एक तस्वीर है औरत। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद कमल भाई साहब। सबसे पहले तो मैं उस परमपिता परमेश्वर जिसे आप भगवान बोलते हैं, हम अल्लाह बोलते हैं, उसको नमन कि उसने हमें ऐसे देश में पैदा किया जहां सभी तरह के लोग मिलते हैं, सभी तरह के मन मिलते हैं, और इन सबका एक दूसरे से इतनी विभिन्नता होते हुए वो सभी एक माला के मोतियों की तरह हैं। इसके बाद ये कार्यक्रम जिस उपलक्ष्य में हो रहा है, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है, हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र लागू हुआ था। अगर ये लागू नहीं होता, बिना नियम कायदे कानून ना तो कोई धर्म चलता है, ना कोई देश चलता है, ना कोई गांव भी नहीं चल सकता, छोटी छोटी जो कैटेगरी है वो भी नहीं चल सकती, उसका एक सिस्टम होना चाहिए, जिसके लिए हम हमेशा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहेब के हमेशा ऋणी रहेंगे कि उन्होंने हमें इतना बड़ा संविधान दिया जिससे नियम कायदे कानून से हम चल सके। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ वर्ग आजादी के पहले वाली कंडीशन में हमको रख लेते, हम सभी रहते। तो मैं आपके सामने ज्यादा समय न लेते हुए
क्योंकि गणतंत्रवाद की बात है, पहले स्वतंत्र हुए हम, और स्वतंत्र होने के लिए काफी लोगों को कुर्बानियां लगी। उसके बाद में जो हमारी आर्मी है, और एसआई साहब भी हमारे आर्मी से ही है, और भी काफी सारे लोग हैं जो आर्मी से अभी आर्मी में भी है और आर्मी से रिटायर भी है, तो मैं उनका भी काफी तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हम वो रातों को जागते हैं तो हम रातों को सोते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि श्याम सुंदर जी एसआई साहब इस कार्यक्रम को हमारे बीच लेके आए। तो मैं इनके लिए ही एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, एक नगमा प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस घर में से बॉर्डर के ऊपर कोई व्यक्ति है, उसको पता है कि उसकी तड़प क्या है, लेकिन फिर भी वो अपनी तड़प को अंदर रखता है। और जिस घर में से सैनिक शहीद हो जाता है, उनके मन में से क्या क्या भाव निकलते हैं, वो एक जगजीत सिंह जी की एक नगमे से मैं आपको बताना चाहूंगा। कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
से लिखा है तुम्हारा नाम, बेकस दे गली गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से थोड़ा कर बात, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई समझे, जाने वो सादे, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। क्योंकि हमारे घर में से शायद आर्मी में नहीं है, लेकिन हमारे आसपास में पड़ोस में हम उनकी व्यथा को समझें और जहाँ तक हो सके हम हमारे दिल से उनके लिए सहयोग की भावना रखें, क्योंकि उनके जो विचार हैं वो आपके सामने फिल्म के रूप में पेश करना। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें गिरा, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई समझे, जाने वो सा दे, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। जय हिंद, जय भारत। हाँ यहाँ ठीक बोलो। हमारे स्वागत की इस कड़ी में तालियों में आप करिए। मैं बुलाना चाहता हमारे बीच में बहुत बढ़िया इसी कड़ी में राम सूरज जी का बहुत बहुत स्वागत। और इसी श्रृंखला में अपने विचारों से सम्मानीय राम रतन जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। यहाँ पर जितने भी बंधु पधारे हैं, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मंडित करा, या श्वेत पद्मासनां, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां, आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तक धारिणीं धारिणीं अभयदां, दाढ्यान्धकारापहां, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धिप्रदां शारदां, शान्ताकारं भुजगशयनं, पद्मनाभं सुरेशं,
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांकं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यायनगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। माँ सरस्वती की वंदना के बिना किसी कार्यक्रम की शुरुआत हो ही नहीं सकती। और जब माँ शारदे का हम वंदन करते हैं तो हमारे दिलों से निकलने वाले शब्द इतिहास बन जाते हैं, क्रांतियां हो जाती है, समाज की रूपरेखा बदल जाती है। ऐसे ही विचारों से ओतप्रोत अनकहे अल्पाज साहित्यिक संस्थान की ओर से इस कार्यक्रम का यहाँ शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले महिला जी यहाँ पर अपना उद्बोधन देंगे, कुछ जानकारी हमसे शेयर करेंगे। हमारे बीच में तैयब हुसैन भी पधार चुके हैं, तो मैं आग्रह करूंगा, गणतंत्र दिवस का मौका है और आपके मनतंत्र में जो देशभक्ति की रचना है वो हम सबको सुनने के लिए मिले, ऐसा आग्रह संस्थान की ओर से है। तो मैं आग्रह करूंगा तैयब निर्माण जी से वो आए और इस कार्यक्रम को मां शारदे की वंदना के बाद और आगे तक ले जाएं। इस गणतंत्र दिवस को मनतंत्र से निकालकर जनतंत्र बनाने की आप कोशिश करें। सम्मानीय तैयब निर्माण जी।